अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर के नावल जन्नत के पत्ते की एपिसोड नंबर 20 का आगाज़ करते हैं। उस रोज़ शाम में आयशा और बहारें जब अपने जानने वालों में किसी की फौतगी पे गई थीं तो हया ने घर ठहरना ज़्यादा मुनासिब समझा। मगर अब तन्हाई काट खाने को दौड़ रही थी। वो सारा दिन इकट्ठी होती थी, फिर रात को होटल ग्रैंड के गार्ड्स गेट पे और दो गार्ड्स जदीसी के सिरे पे आकर पहरा देते थे तो एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास घेरे रहता था। अलबत्ता अब वो बहुत तन्हाई महसूस कर रही थी। पहले तो वो ऊपर स्टडी रूम में आ गई जहाँ उसकी तस्वीर दीवारों पे आवेज़ा थी। उसे यूँ अपनी तस्वीर देख कर हमेशा बहुत खौफत होती थी। वो मेट्रो स्टेशन के सीढ़ियों के दहाने पर ज़रा सी लड़खड़ाई थी, टूटी सुर्ख जूती पाँव से लटक रही थी। वो अपने सुनहरे सिक्कों वाले फ्रॉक में पाशा की स्याह कार से निकल रही थी। और भी तुर्की और पाकिस्तान की बहुत सी तस्वीर पाशा के बंदे हर पल उसका ताक़ुब करते थे। उसे यकीन था वो बेदिली से बाहर आ गई। उसको ब्लैकमेल करने के लिए उसने बहुत सा सामान इकट्ठा कर रखा था, मगर कोई कमज़ोरी तो पाशा की भी होगी। कुछ सोचकर उसने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। गोल चक्कर खाता लकड़ी का जीना तीसरी मंजिल तक जाता था। वहाँ पाशा का कमरा था। बाहर बात पे बात जिक्र करती राहदारी का आखिरी कमरा। वो उधर तो नहीं गई थी, मगर जाने में हर्ज भी ना था। उसे उस घर के बारे में जितना पता हो अच्छा था। वो नंगे पाँव जीने चढ़ती ऊपर आई। चाबियों का गुच्छा उसने आयशा की दराज से निकाल लिया था। आखिरी कमरे का दरवाज़ा बंद था। उसने एक एक करके चाबियां लगानी शुरू की। चौथी चाबी पर लॉक खुल गया। उसने धीरे से दरवाज़ा धकेला। बहुत शाहाना तर्ज का बेडरूम था। ऊंची छत, झिलमिलाता फानूस दीवार, गेर खिड़की के हल्के सुरमई मुखमली पर्दे, कालीन में सुरमई, सारा कमरा गहरे नीले और सुरमई शेड्स में आरास्ता किया गया था। कमरे में परफ्यूम की खुशबू फैली थी। खुशबू परफ्यूम की बेहद कीमती होने की चुगली खा रही थी। उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखी नाजुक शीशियों को देखा। एक से एक महंगा परफ्यूम उधर रखा था और इधर उधर कमरे में टहलती हर शय का जायज़ा लेते हुए अलमारियों की तरफ आई। एक एक करके उसने पांचों पट खोलने की कोशिश की। पहले 4 लॉक थे, आखिरी खुला था। उसने पट खोला तो अंदर बहुत सी कीमती नफीस 3 पीस सूट्स हैंगर्स में लटके थे। निचले खाने में एक ब्रीफ केस रखा था। उसने एहतियात से ब्रीफ केस उठाया और बेड पे आ बैठी। ब्रीफ केस लॉक नहीं था। हया ने उसे खोला। अंदर चंद फाइल्स रखी थी और ऊपर एक नोट पैड पे स्याह रोशनाई से तुर्की में कुछ नाम फहरिस्त की सूरत में लिखे थे। वो फहरिस्त उठाकर पढ़ने लगी। तब ही ब्रीफ केस में से पीप की आवाज़ आने लगी। वो चौंकी। अंदर कुछ बज रहा था। उसने घबरा कर जल्दी से कागज़ अंदर डाला तो अंगूठे पे एक हर्फ की स्याह रोशनाई लग गई। बहुत तेज़ी से ब्रीफ केस को वापस रखकर बिस्तर की चादर की शक्ल दुरुस्त करती वो बाहर निकल आई। कमरा लॉक करके जब वो सीने उतर रही थी तो लाउंज का फ़ोन बज रहा था। वो तकरीबन भागती हुई नीचे आई और फ़ोन उठाया। हेलो। जवाबन लम्हे भर को खामोशी छाई रही। फिर एयर पीस में से अब्दुल रहमान पाशा की आवाज़ गूंजी। आशिक किधर है? वो दोनों किसी के घर गई हैं। वो ज़रा संभल कर बोली। आप क्यों पूछ रहे हैं? चंद लम्हे के लिए वो खामोश रहा, फिर बोला तो उसकी आवाज़ बेहद सर्द थी। आइंदा अगर आप मेरे कमरे में गई या मेरे ब्रीफ केस को खोलने की कोशिश की तो अपने पैरों पे घर नहीं जा सकेंगी, समझी? वो बहुत जब्त से बोला था। हया के कदमों तले से ज़मीन छिड़क गई। उसने घबरा कर रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। फिर अंगूठे पे लगे स्याही के धब्बे को कपड़े से रगड़कर गोया सबूत मिटाने की कोशिश की। अब्दुल रहमान को कैसे इल्म हुआ? उसका दिमाग कुछ भी समझने से कासिर था। अलबत्ता उसके अंदर कोई उसे कह रहा था अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन कैसर बेकदा और उन बहनों की कशिश, वो अजीब कशमकश में पड़ गई। ये अदा चाय के खेत हैं। अगले रोज़ आयशा ने उसे अपनी एक अजीज़ कुबरा खानम का लहलहाता खेत दिखाते हुए बताया। अदा चाय क्या होती है? उसने उस पौधे के तुर्की का नाम का मतलब पूछा। अदा यानी जजीरा और चाय मानी टी। ओह अच्छा, हम भी टी को चाय ही कहते हैं। वो धीरे से हंस दी। कुबरा खानम एक मोमर खातून थी। उनके फसल तैयार थी, मगर उनके पास कोई हेल्पर ना था जो उनके साथ उनकी फसल चुनता। सो आयशा के कहने पे हया ने लकड़ियाँ काटने की बजाय कुबरा खानम के साथ अदा चाय के पत्ते चुनने शुरू कर दिए। चमकते सूरज और ठंडी हवा के इम्तिजाज में काम करना मुशक्क़त तलब था, मगर वो उस फितरत के करीब माहौल में खुश थी।
कुबरा खानम से वो छोटी छोटी बातें पूछती रही थी, और जो बातें वो अब्दुलरहमान पाशा के बारे में कर जाती वो उन्हें जहन में महफूज करती जाती। उसे होटल ग्रैंड के मामलात में दिलचस्पी होने लगी थी। वो अब तना कहीं आती जाती नहीं थी, वरना कई दफ़ा उसका जी चाहा कि होटल ग्रैंड का चक्कर लगाने। वापस जाने का इरादा उसने फ़िलहाल मुलतवी कर दिया था। उसकी छठी हिस्स कहती थी कि ब्यूकदा में कुछ है, कुछ ऐसा जो उसे अगर मालूम हो गया तो उसके पास एक कीमती हथियार आ जाएगा जो मुस्तकबिल में उसके काम आ सकता है। शाम में वो तीनों साहिल किनारे चटाई पे बैठी थी। शाम को आज दो सीप मिले थे, सो वो उन्हें खोल नहीं रही थी। हया अब बड़े सीप नहीं चुनती थी, बल्कि बादाम के साइज़ के सीपों के खाली खोल रेत से उठा लेती, और अब उन्हीं के ढेर को लिए वो एक माला में परो रही थी। साथ ही बाहर अपने पजल बॉक्स के स्लाइड्स को ऊपर नीचे कर रही थी। हया, मैं इसे कभी नहीं खोल पाऊंगी। उसका लहजा मायूस कुन था। हया ने नन्हे खोल को सुई में परोते सर उठाकर उसका उदास चेहरा देखा, फिर गर्दन आगे झुकाकर उस पर लिखी नज्म को पढ़ा और बहुत आसान से बहारे, ठहरो, मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ। उसने दोबारा से वो नज्म पढ़ी, फिर समझ कर बोली, ये एक सफ़ेद छोटी सी आँख है जो चांदी के संदूक में बंद है, और वो संदूक नमकीन गहराई में रखा होता है। बहारे, वो कौन सी चीज़ है जो नमकीन होती है? बहारे, जो उदास नजरों से पजल बॉक्स को देख रही थी, एकदम चौंकी। मरमरा, समंदर, नमकीन पानी। आयशा ने मुस्कुरा कर उनको देखते हुए छुरा अपने सीप के एक तरफ रखा। हाँ तो बहारे, वो क्या चीज़ है जो पानी के अंदर एक संदूक में रेत के जरे से बनती है? हया, वो मिट्टी के जरे से बनता है, और उसका संदूक जब कत्ल किया जाता है तो छुरा घोंप कर कत्ल। वो जोर से बेरबत जुमले बोलती आयशा के हाथों को देख रही थी। एक चांदी से चमकते सीप में छुरा चला रही थी। सीप का खोल चटका। आयशा ने किताब की तरह उसे खोला। अंदर दम तोड़ते जानवर पे एक सफ़ेद मोती जगमगा रहा था। मोती, पर्ल, पूरे 5 हरूफ। बहारें खुशी से चिल्लाई और फिर जल्दी जल्दी डब्बे के कोट की स्लाइड ऊपर नीचे करने लगी। अब वो उस पर पर्ल लिख रही थी। हया और आयशा बेख्तियार अपना काम छोड़कर आगे होकर उसे देखने लगी। जैसे ही बहारें आखिरी लफ्ज़ एल सामने लाई, क्लिक की आवाज़ के साथ बॉक्स के साइड से दरवाज़ा बाहर को खुला। हया की तवक्को के बरक्स वो बॉक्स ऊपर ढक्कन के बजाय साइड की दराज से खुलता था। दराज में स्याह मखमली कपड़ा बिछा था, उस पर एक नाजुक सा नेकलेस रखा था। नेकलेस दरअसल प्लाटिनम की जंजीर थी, जिसपे हर 2 कड़ियाँ छोड़कर नन्हे नन्हे हीरे लटक रहे थे। जंजीर के बिल्कुल वस्त में हीरे के बजाय 3 कड़ियाँ लटकती थीं, जिनके आखिरी सिरे पे एक सफ़ेद मोती परोया हुआ था। वो तीनों वो भूत थी उस पेश कीमत चकमगाते हुए नेकलेस को देख रही थी। बहारे, ये तो वही मोती है जो तुम्हारे सीप से निकला था, जो तुमने अब्दुल रहमान को दे दिया था। आयशा शशत सी उस मोती को देखते हुए बोली, हाँ ये तो वही है। अब्दुल रहमान ने वो मुझे गिफ्ट कर दिया, और वो भी इतने खूबसूरत अंदाज में। हया बस इतना ही कह सकी। उसे इस तोहफे और उस तोहफे को देने के अंदाज में बहुत मुतासिर किया था। बहारे ने अपनी नन्ही उंगलियों से नेकलेस उठाया और गर्दन से लगाया, फिर चेहरा उठाकर उन दोनों को देखा। ये कैसा लग रहा है? उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। बहुत प्यारा। अब्दुल रहमान ने मुझे कितना प्यारा गिफ्ट दिया है। अल्लाह अल्लाह, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। वो अपने पर्स से आईना निकाल कर अब हर जाविये से उसको अपनी गर्दन से लगा लगा कर देख रही थी। तुम अब्दुल रहमान को ज़रूर थैंक यू करना। अल्लाह अल्लाह, बहारी की खुशी बयान से बाहर थी। हया, मैं तुमसे भी खूबसूरत लग रही हूँ, है ना? हाँ, तुम मुझसे भी खूबसूरत लग रही हो। वो मुस्कुरा कर उसे तसल्ली देती सेब के खौल उठाने लगी। अभी उसे पूरी माला बनानी थी। हया, तुम मेरी तस्वीर खींचो, मैं उसे सर पे क्राउन की तरह पहनती हूँ, क्योंकि मैं प्रिंसेस हूँ। वो नेकलेस अपने सर पे ताज की तरह पहने उठकर साहिल पर जा खड़ी हुई। उसने वो तोहफा दो ढाई माह पहले ढाई माह बाद खोला था, सो आज उसका दिन था। ध्यान से बहारे, हवा तेज है। समंदर की तरफ पुश्त किए खड़ी बहारे ने आयशा की बात नहीं सुनी। हया ने मोबाइल निकालकर कैमरा ऑन किया, फिर मोबाइल चेहरे के सामने लाकर बहारे को फोकस किया। प्रिंसेस, अब तुम जरा मुस्कुराओ। बहारे बड़े मासूम अंदाज में मुस्कुरा दी। उसे बेख्तियार ब्यूकदा के बाजार में खड़े सड़क के वस्त में खड़ी बहारें याद आ गई, जिसके गिर्द स्याहों का जमघट्टा था। रेड कारपेट शो फिर से शुरू हो गया था। उस समय हवा का एक तेज झोंका आया और साथ पानी में
साथ पानी भी। इससे पहले कि उनमें से किसी की कुछ भी समझ में आता, बहारे के सर से नेकलेस उड़ता हुआ पानी में जा गिरा। वो बौखला कर पलटी और फिर उसकी चीखें हरसू बुलंद हुई। हया तेजी से उठी, गोद में रखी लड़ी गिर गई, सीपों के खौल बिखर गए। वो भाग कर पानी में आई, बहारे चीखती हुई पानी में हाथ मारती अपना नेकलेस तलाश कर रही थी। जो लहर उसका नेकलेस छीन कर ले गई थी वो वापस जा रही थी। हया नंगे पैर भागती हुई लहर के पीछे गई, मगर पानी जीत गया। लहर पलट गई, हार पानी में गुम हो गया। बहारे जोर जोर से रोते हुए चीख रही थी, मेरा नेकलेस हया, मेरा नेकलेस। आयशे पीछे से उसे बाजुओं में लिए पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर वो किसी बेआब मछली की तरह तड़पते हुए खुद को छुड़ा रही थी। हया, आगे मत जाओ, पानी गहरा है, वो गुम जाएगा। आयशे उसे आवाज़ दे रही थी, मगर वो सब कुछ भुलाए भी कदर की शहजादी का ताज ढूंढ रही थी। साहिल की गीली रेत, पानी, समंदर। वो पानी में हाथ मारती पूरी तरह भीग चुकी थी, मगर नेकलेस कहीं नहीं था। उसने थक कर अपने अकब में देखा, जहाँ आयशे बमुश्किल आंसू रोके तड़पती बिलखती बहारे को पकड़े खड़ी थी। आयशे, मेरा नेकलेस, आयशे मुझे नेकलेस वापस ला दो। वो फूट फूट कर रोती आयशे के बाजू खुद से हटाने की सही कर रही थी। नेकलेस वहाँ कहीं भी नहीं था। उसे नमकीन गहराई वापस अपने अंदर ले गई थी। बहारे की जिंदगी का पहला और वाहिद मोती उसने खो दिया था। बहारे, मैंने बहुत ढूंढा, मगर देखो जो अल्लाह की मर्जी। वो वापस आई और अपने गीले हाथों में बहारे के हाथ थाम कर कहा। बहारे कुछ नहीं सुन रही थी। वो गर्दन इधर उधर मारती चली जा रही थी, मुझे नेकलेस वापस ला दो, कोई मुझे नेकलेस वापस ला दे। वो अंग्रेजी और फिर तुर्क में एक ही बात दोहराती बिलक बिलक कर रो रही थी, बिलक बिलक कर रो रही थी। हया के गले में आंसू का फंदा पड़ गया। उसे लगा वो खुद भी अभी रो देगी। वो मुश्किल लब भेज कर जब्त किए हुए थी, पाकर खो देने का दुख वो पहचानती थी। जब उसका जिंजर ब्रेड हाउस टूटा था, जब इस्कलाल स्ट्रीट की उस शॉप में डीजे सर पकड़ कर गिर गई थी। पाकर खो देने से बड़ा कर्ब कोई नहीं होता। उस शाम वो दोनों बमुश्किल बहारे को संभालती घर वापस लाई थी। अब लिविंग रूम में बड़े सोफे पे बैठी यूं के बहारे दरमियान में थी, और उसे हया ने अपने साथ लगाया हुआ था। शाम ढल चुकी थी और खिड़कियों के पार अंधेरा उतर आया था। आतिशदान में मसनूई लकड़ियां भड़क रही थी। बहारे उसी तरह रोए जा रही थी। उसके पास आंसुओं का मरमरा था जो ख़त्म नहीं हो सकता था। बहारे, मैं तुम्हें और नेकलेस ला दूंगी। वो उसे अपने साथ लगाए बहलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो ऐसा नहीं होगा। वो नफ़ी में सर हिलाते रोए जा रही थी, बिल्कुल उस जैसा ला दूंगी, प्रॉमिस। मगर वो अब्दुल रहमान का गिफ्ट नहीं होगा। अब्दुल रहमान तुम्हें खुद वैसा ही नेकलेस गिफ्ट करेगा, मैं उसे कहूँगी, मगर उस पर मेरा मोती नहीं होगा। आयशे, मम्मी। वो रोते रोते अपनी माँ को याद करती तो कभी आयशे को पुकारती। आयशे सर घुटनों पर रखे मखमूम सी बैठी थी। तुम्हारा जब दोबारा मोती निकलेगा तो मैं उसे नेकलेस में प्रो दूंगी। मगर बहारे उसकी कोई बात नहीं मान रही थी। उसके लिए उस नेकलेस का मतबादल कुछ भी नहीं हो सकता था। हर शय का मतबादल नहीं हुआ करता। बहारे, अब बस कर दो। जब वो सर पटक पटक कर मजीद बुलंद आवाज़ में रोने लगी तो आयशा ने बरहमी से डांटा, वो कब से तुम्हें मना रही है और तुम हो के बदतमीज़ी किए जा रही हो। जवाबन बहारे ने होश और पानी से भरी आंखों से आयशे को देखा। तुम मीन हो आयशे, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि अब्दुल रहमान मुझे गिफ्ट दे। हाँ, आयशे हक्का बक्का रह गई। मैं ऐसी हूँ, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो। हाँ, तुम मीन हो। वो आगे बढ़कर अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से आयशे के घुटने पे मुक्के मारने लगी। हया ने पीछे से उसे बाजुओं में लेते हुए हटाया। मैंने क्या क्या किया है। आयशे रोहानसी हो गई। तुम लड़ रही थी अब्दुल रहमान से। वो इसीलिए इंडिया चला गया क्योंकि तुम उससे लड़ रही थी। तुमने उसे थप्पड़ भी मारा था और तुमने उससे कहा था कि वो बाहर गुल से बेतकल्लुफ़ ना हुआ करे। वो तुम्हारी वजह से यहाँ से गया है, मैंने खुद देखा था सुराख से। आयशे का चेहरा एकदम सुर्ख पड़ गया। उसकी आंखों में जैसे बहुत से जख्म उभरे। सुनो बहारे। वो आगे बढ़ी और एकदम बेहद जारहाना अंदाज से बहारे के कंधे दबोच कर उसका चेहरा सामने किया। अब्दुल रहमान हमारा नहीं है। वो जल्द या बदेर हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। तुम गंदी हो, तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अब मेरी बात गौर से सुनो। उसने गुस्से से बहारे को झटका। अब्दुल रहमान मर गया है हमारे लिए। एक झटके से उसने बहारे के कंधे छोड़ दिए और तेजी से सीढ़ियां पलांगती ऊपर चली गई।
बहारे के आंसू एकदम रुक गए। वो बिल्कुल साकित तो जामिद हो चुकी थी, लब आपस में व्यवस्थ किए वो गोया सांस रोके बैठी थी। बहारे, उसने तासुब से उसे पुकारा। वो एकदम उठी और भागती हुई कमरे में चली गई। हया ने गर्दन मोड़ कर देखा, उसके मुश्तरका बेडरूम का दरवाज़ा खुला था और बहारे बेड पे चत लेटी नजर आ रही थी। अब उसे छेड़ना नामुनासिब नहीं था, सो वो आयशे की तलाश में सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। आयशा छत पे थी, वो टेरेस की रेलिंग से टेक लगाए बैठी थी। उसके पीछे खुला स्याह आसमान था, नीचे देसी की ऊंचे पोज की मधुमतियाँ अंधेरे में भी उसके स्याह स्कार्फ में दमकते चेहरे पे लड़कते आंसू देख सकती थी। उसे बेख्तियार डीजे याद आई जब वो नाराज होकर स्टडीज में चली गई थी। आयशे, वो दुखी दिल से कहती उसके साथ आ बैठी और होले से उसका हाथ थामा। आयशे ने हाथ नहीं छुड़ाया, वो बस अपने घुटनों को देखती बेआवाज रोए गई। आयशे, यूं मत रो, वो बच्ची है, उसने यूं ही कह दी वो बात। मुझे पता है तुम किसी से नहीं लड़ सकती। बहारे ठीक कह रही थी, मैं वाकई अब्दुल रहमान से लड़ी थी, मगर सिर्फ उस वक्त जब मैं बहुत परेशान थी। लेकिन वो मेरी वजह से वापस नहीं गया, वो हमारी वजह से कुछ नहीं करता, वो सब कुछ अपनी मर्जी से करता है। लेकिन मैं क्या करती, मुझसे आने की तकलीफ नहीं देखी जाती। क्या हुआ आने को? आयशा ने भीगी निगाहें उठाकर उसे देखा। क्या तुम्हें अब्दुल रहमान ने नहीं बताया कि उसका एक भाई भी है? नहीं, वो बुरी तरह चौंकी। मैं और बहारे अपने वालिदैन के साथ अनातोलिया के एक गांव में रहते थे। 1 साल पहले हमारे वालिदैन का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, तो हमारी सबसे करीबी अजीज़ा यानी हमारी दादी आने हमें इधर ले आई। ये घर आने का अपना नहीं था, ये घर आने के वालिद की मलकियत था। बाद में ये नस्ल दर नस्ल चलता मेरे बाप और मुझ तक आया। आने के 2 बेटों ने उसमें से अपना हिस्सा नहीं लिया, सो आने ने कानूनी कार्रवाई के बाद उसे मेरे नाम कर दिया। जब हम यहाँ आए थे तब यहाँ सिर्फ आने और अब्दुल रहमान रहते थे, मगर मुझे याद था कि आने का एक और बेटा भी था। तब आने ने बहुत दुख से बताया कि उनका दूसरा बेटा हमारे आने से चंद माह कबल घर छोड़ कर चला गया था। कैसे अब्दुल रहमान लाइल्म था, मगर आज से 3 माह कबल मुझे किसी ने बताया था कि वो अब्दुल रहमान के ऑफिस में जाते देखा गया है, और ये कि वहाँ से किसी झगड़े की आवाज़ आ रही थी। तभी अब्दुल रहमान से बहुत लड़ी थी। वो जानता था कि उसका भाई किधर है, मगर उसने हम सब से झूठ बोला। आने को तो अभी तक नहीं मालूम कि अब्दुल रहमान उसके बारे में जानता है, मगर उसका भाई कहाँ गया? यही तो मैंने अब्दुल रहमान से पूछा था, मगर वो किसी बात का ठीक जवाब दे तब ना। वो कहता है उसने अपने भाई को नहीं निकाला, वो खुद सब कुछ छोड़ कर गया है। पहले तो उन दोनों की बहुत दोस्ती थी, अब्दुल रहमान पानी की तरह उसमें पैसा बहाया करता था, फिर एकदम से वो क्यों सब कुछ छोड़ कर चला गया, ये मेरी समझ से बाहर है। आने उसको बहुत याद करती है, मेरी समझ में नहीं आता मैं कैसे उनके लिए कुछ करूं। तुमने देखा है उनके दूसरे बेटे को? जब मैं 11 साल की थी तब आखिरी बार उसे अपने सामने देखा था। पता नहीं अब वो कहाँ होगा। बास लोग कहते हैं कि वो इस्तांबुल में ही है, मगर होटल ग्रैंड में उमूमी तासर यही है कि वो यूनान चला गया और वहाँ पे होटल ग्रैंड की चेन में काम कर रहा है। मगर यकीन मानो, यूनान में हमारे होटल की कोई शाख नहीं है। वो अब रो नहीं रही थी, मगर उसकी आवाज़ आंसू से बोझल थी। आयशे, तुम और बहारे अब्दुल रहमान की इतनी तारीफ़ें करते हो, मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा कि मगर आज मुझे ये कहने दो कि वो इस्तांबुल में खासा बदनाम है, लोग उसे अच्छा आदमी नहीं समझते। मेरा दिल उन बातों को नहीं मानता, लोग मुझे भी आकर ये बातें कह देते हैं, मगर मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा है। मैं सच कह रही हूँ, वो वाकई बहुत अच्छा है। बस उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उसने हमारे साथ बहुत गलत किया। वो आयशे की बात नहीं सुन रही थी, उसका दिमाग उस एक नुक्ते पे मरकूज हो गया था कि अब्दुल रहमान पाशा के एक गुमशुदा भाई। कोई भी शख्स यूं ही इतना बड़ा बिजनेस छोड़ कर नहीं जाता, कोई तो बात थी। बलाखिर उसे अब्दुल रहमान की एक कमज़ोरी मिल गई थी, अब आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे। हया हया सुबह वो आयशे के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने पर हड़बड़ा कर उठी थी। क्या हुआ? उसने परेशानी से आयशे को देखा, जिसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी। बहारे घर पे नहीं है, वो कहीं भी नहीं है, सारी मेरी गलती है। मैंने कल उसे डांटा था। आयशे बस रो देने को थी। वो एक झटके से बिस्तर से निकली, बाहर खड़े गार्ड से बताया कि उसने बहारे को बाहर जाते नहीं देखा, वो पिछले दरवाजे से निकली होगी। इस घर में एक पिछला दरवाज़ा भी है, अब्दुल रहमान की अनायत वो हर शय में बैग डोर रखता है। आयशे तलखी से बुड़बुड़ाती उसके साथ निकल गई। आयशे, मुझे पता है वो किधर होगी। उसे यकीन था कि वो समंदर पे गई होगी। जब वो उस वीरान साहिल पे पहुंची तो वो उन्हें दूर से ही नजर आ गई। वो वहीं उस पत्थर पे बैठी थी जहां वो तीनों कल चटाई डाले बैठी थी। उसके घुंघरियाले बाल हवा से उड़ रहे थे। वो खाली खाली निगाहों से सामने समंदर को देख रही थी। उसके एक हाथ में सीप और दूसरे में छुरा था। बहारे,
आयशे बमुश्किल आंसू रोकती भागती हुई बहारे के गले लग गई। तुम ऐसे क्यों आ गई? मैं इतनी परेशान हो गई थी। बहारे आयशे बमुश्किल आंसू रोकती भागती हुई बहारे के गले लग गई। तुम ऐसे क्यों आ गई? मैं इतनी परेशान हो गई थी। बहारे ने वैरान से निगाहें उठाकर उसे देखा, फिर हाथ में पकड़ी सीप आयशे के सामने की। आयशे, मेरा सीप फिर खाली निकला। उसने बहुत दुख से सीप खोल कर दिखाई। तुम मेरे सारे मोती ले लेना, मैं उन्हें अब बाजार में नहीं बेचूंगी। तुम हया के तीनों मोती भी ले लेना जो उसके कज़न ने दिए थे, मगर अब तुम रोगी नहीं। नहीं आयशे, बहारे ने नफ़ी में सर हिलाया, मेरा मोती खो गया है, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। हया बहारी के सामने दुजानो होकर बैठी और उसके गीले हाथ थाम कर उसकी आंखों में देख कर कहने लगी, चीज़ें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले, और आज तुमने एक खोए हुए मोती से हार मान ली। बहार ने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। वो जैसे कुछ कह नहीं पा रही थी। अपने दुख में दूसरे का दिल नहीं दुखाते बहारे, मैं तुम्हें बिल्कुल वैसा ही नेकलेस ला दूंगी, प्रॉमिस। फिर शाम फिर शाम में उस वादे को पूरा करने के लिए उसने आयशा से कहा कि जब अब्दुल रहमान का फ़ोन आए वो उसे बताए। जब उसका फ़ोन आया तो आयशा ने कार्ड लेस उसे थमा दिया और ख़ुद दूसरे कमरे में चली गई। अस्सलाम वालेकुम, वो बहुत धीमी आवाज़ में बोली थी। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? वो जैसे बहुत हैरान हुआ था। जी, वो मुझे कुछ काम था। उसे याद था कि आखिरी दफ़े उसने जब अब्दुल रहमान को काम कहा था तो उसका नतीजा बहुत भयानक निकला था, मगर वो उसे एक और मौका दे रही थी। कहिए, आपको हमसे बात करने का ख्याल सिर्फ काम के वक्त ही आता है, मगर कहिए। दिल तो उसका चाहा कि फ़ोन दीवार पे दे मारे, मगर बर्दाश्त कर गई और सारी बात कह सुनाई। आखिर में बोली, आप मुझे उस शॉप का नाम बता सकते हैं जहाँ से आपने वो नेकलेस लिया था? मेरा गिफ्ट था, सो मुझे ही दोबारा लेना चाहिए, लेकिन चूँकि मैं अभी मुल्क से बाहर हूँ तो मेरा बंदा उस शॉप के वाउचर आपको दे देगा। आप चाहे कि उस शॉप से वो नेकलेस खरीद कर बहारे को दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वो बेलचक और खुश्क अंदाज में कहकर उसने फ़ोन रख दिया। हया ने एक मुतनफ़िर निगाह कार्डलेस पर डाली और तहिया किया कि आइंदा वो कभी इस शख्स से दोबारा बात नहीं करने की ज़हमत नहीं करेगी। उसका ख्याल बहुत जल्द गलत साबित होने वाला था। होटल ग्रैंड का मुलाजिम अगली सुबह वाउचर लेकर आ गया, मगर तब जब वो तीनों इस्तांबुल जाने की तैयारी कर रही थी, आयशा को बैंक में कोई काम था, सो वो और बहारें उसके हमरा चल रही थी। हया ने वाउचर्स लेकर कमरे में रखे, मगर फेरी के लिए रवाना होते वक्त वो उन्हें उठाना भूल गई। सो इस्तांबुल आकर वो ज़ाहिर नहीं गई नेकलेस फिर कभी ख़रीद लेगी, क्योंकि उसमें पुराना तो बहारे का मोती ही था जो जाने कब निकलेगा। मगर स्वानजी के डोर में जाकर वो अपना पजल बॉक्स ज़रूर उठा लाई। वो सुबह की क्लासेस का टाइम था और डोरम खाली पड़ा था। सोना वो किसी से खुद मिली और ना ही किसी से सामना हुआ। उसकी स्प्रिंग ब्रेक ख़त्म हो गई थी, मगर अभी वो उससे ऊपर 2-3 दिन की छुट्टी कर सकती थी। पजल बॉक्स और चंद ज़रूरी चीज़ें लेकर जब वो बाहर आई तो आयशा के कामों में इतना वक्त ही नहीं मिला कि इस्तकलाल स्ट्रीट जा सकती। वो दोपहर तक ही वापस आ गए। अपना पजल बॉक्स उसने एहतियात से अलमारी में कपड़ों के नीचे रखा। अब उसने जल्द से जल्द उसे खोलना था। रात वो आयशा और बहारे के सोने के बाद पजल बॉक्स निकाल कर दबे कदमों में चलती बाहर आई। उसका रुख किचन की तरफ था। काउंटर से टेक लगाकर खड़े उसने कोड बार को स्लाइड ऊपर नीचे करना शुरू की। पहले उसने आयशा लिखा, मगर बॉक्स जामिद रहा। उसे यही तवक्को थी, यानी यकीनन बॉक्स लेते ही ख़रीदार ने पासवर्ड बदल दिया होगा। फिर उसने यंगीन लिखा, जो आग को तुर्की में कहते हैं। बॉक्स चूं का तूं रहा। उसे यही उम्मीद थी, अब उसे वो करना था जो उसकी तरफ से हेराक्लितस के कॉल का इशारा था। आग, असली वाली आग। उसने माचिस उठाई और तीली सुलगा कर बॉक्स के करीब लाई, मगर आंच लकड़ी को स्याह करने लगी और शोला तीली को खाकर उसकी उंगली तक पहुंचने लगा तो उसने झुंझुला कर तीली फेंकी। चंद लम्हे बाद वो कुछ सोचती रही, फिर बॉक्स लिए बाहर आई। लिविंग रूम का आतिशदान सड़ पड़ा था। उसने नॉब फेंक कर आग लगाई तो मसनूई लकड़ियों वाला हीटर जल उठा। वो बॉक्स को दोनों हाथों में पकड़े उस जगह के करीब लाई जहाँ सिर्फ दहकते अंगारे थे, शोले न थे। हीटर की तपिश उसकी उंगलियों को छूने लगी। वो जब्त करके बॉक्स पकड़े बैठी थी, बार बार निगाहों के सामने। वो तकलीफ दे रहा तो भरती अलाव, खोलता माया, दहकती सलाखें। उसने सर झटक कर तवज्जो पजल बॉक्स की तरफ मरकूज की। उसने उसे ज़रा तिरछा पकड़ रखा था, यूं कि उसके दो अतराफ अंगारों के सामने थीं, और जो
اور جو طرف ذرا زیادہ سامنے تھی اس پہ حروف ابھرنے لگے، حروف بلکہ الفاظ، فکرے۔ اس نے حیرت سے باکس کی اس سائڈ کو دیکھا جس کا رنگ تپش کے ساتھ سیاہ ہو رہا تھا اور اوپر سنہری سے الفاظ ابھر رہے تھے۔ وہ شاید لاشعور طور پر کسی 6 حرفی لفظ کی توقع کر رہی تھی، مگر یہاں تو حیا نے باکس آگ سے ہٹا کر دیکھا۔ اس پہ لکھے 2 فکرے واضح تھے۔ وہ کوئی نظمیہ شعر تھا، ہومرو کے شبہات پہ نشان زدہ ایک چھڑی جس کی 2 نوکیں ہوتی ہیں۔ وہ ابھی ان الفاظ سے پہ ٹھیک سے الجھ بھی نہ سکی کہ اس کی نگاہ اس سیاہ موتی طرف سے متصل طرف پڑی جو ذرا سی تپش اس جگہ کو ملی۔ اس نے وہاں چند ادھورے حروف ظاہر کیے تھے۔ حیا نے وہ طرف آگ کے سامنے کی، ادھورے الفاظ مکمل ہو کر ایک شعر ڈھل گئے۔ مصلوب زدہ زمرد ٹھہری ہوئی آزادی کے گرد۔ کسی احساس کے تحت اس نے تیسری متصل دیوار کو آنچ دکھائی۔ باکس کی تیسری طرف بھی کسی جادوئی اثر کی طرح سیاہ پڑنے لگی اور اوپر جیسے کوئی اندیکھا قلم سنہری روشنائی سے لکھنے لگا۔ ادھر خون میں ڈوبا صنوبر چیختا تھا اور آفاقی آنسو بکھرے تھے۔ اب کوڈ بار سے متصل 2 دیواریں اور تیسری جو کوڈ بار کے بالکل متوازی تھی حروف سے بھری جا چکی تھی۔ باقی اوپر ڈھکن کے صدا جہاں ہیراکلیٹس کا قول لکھا تھا رہ گئی تھی، یا پھر نچلی طرف۔ اس نے دونوں کو آنچ دکھائی مگر کچھ نہ ہوا۔ اب صرف کوڈ بار والی طرف بچی تھی۔ حیا نے احتیاط سے ان کو انگاروں کے قریب کیا۔ جیسے جیسے تپش لکڑی کو چھوتی گئی، کوڈ بار کے 6 چوکھٹوں کے اوپر ایک شعر ابھرتا گیا۔ علامتی خوشبو میں ایک پیار کھو گیا جس کے نیچے لکیریں رہتی ہیں۔ پزل باکس کا آخری شعر 8 مصروں کی نظم مکمل ہو گئی تھی۔ اب یہ نظم کس طرف اشارہ کر رہی تھی یہ اس کو اب سوچنا تھا۔ پہلی بار اسے بری طرح سے معتصم کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ بہاریں پھول چننے کے لیے گئی تھی اور اب نیچے درختوں میں ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھی۔ نیکلس کا غم اب تک اسے بھول بھال چکا تھا۔ وہ عائشہ کے ساتھ ایک درخت تلے چٹائی پہ بیٹھی تھی، اس کی ہدایت کے مطابق ہاتھ میں پکڑے لکڑی کے ٹکڑے کو تراش رہی تھی۔ سپہر کی نرم سی دھوپ سرخ صنوبر کے درختوں سے چھن چھن کر ان پہ آن گر رہی تھی۔ ایک پزل باکس بنانے کے لیے 507 لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے درکار ہوتے ہیں۔ خاصا محنت طلب کام تھا۔ عائشہ نے اناتولیا کے ایک گاؤں سے کسی معمر چینی کاریگر سے یہ فن سیکھا تھا۔ نہیں واؤچرز منگوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ عبدالرحمن کو تو قیمتی تحائف دینے کی عادت ہے، یوں ہی بہارے کی عادتیں بگڑ جائیں گی۔ اس کی بات پہ حیا نے سر اٹھایا۔ اس نے ڈھیلی چوٹی باندھ کر آگے کو ڈال رکھی تھی اور چند لٹیں چہرے کے اطراف جھول رہی تھی۔ میں تو اپنی طرف سے دینا چاہتی تھی مگر اس نے میری پوری بات ہی نہیں سنی۔ اب لے ہی آیا ہے تو واپس کیا کرنا۔ وہ سر جھکا کر لکڑی کے ٹکڑے پہ آگے پیچھے رگڑ رہی تھی۔ لکڑی کے باریک رول شدہ چپس سے نیچے گر رہے تھے۔ اور ہاں، بہارے نے تمہارے لیے کچھ خریدا ہے؟ اسے لگا اس نے تم سے اس دن بہت بدتمیزی کر دی تھی۔ اچھا، کیا خریدا ہے؟ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھنے لگی۔ ایک ریشمی اسکارف ہے، مگر میں تو یہ سر پر اسکارف نہیں لیتی۔ وہ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا، پھر پچھتائی۔ کسی کے تحفے کے ساتھ ایسا تو نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، تم گردن میں لے لینا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ وہ مسکرا کر دوبارہ رندہ لکڑی پہ رگڑنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے عائشہ، جب میں چھوٹی تھی نا، 10-11 برس کی، تب مجھے اسکارف پہننے کا بہت شوق تھا۔ میرے ابا اور تایا فرقان دونوں مجھے اکثر سر ڈھانپنے کو کہا کرتے تھے۔ انہیں ایسے بہت اچھا لگتا تھا۔ میری اماں بھی چاہتی تھی کہ میں سر ڈھکا کروں تاکہ میرے چہرے پہ نور آ جائے اور میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاؤں۔ انہوں نے مجھے قرآن حفظ کرنے کے لیے ایک اسلامک اسکول میں بھی داخل کرایا، مگر میں وہاں سے تیسرے روز ہی بھاگ گئی۔ تب میرا اسکارف پہننے کو بہت دل چاہتا تھا، تو کیوں نہیں لیا؟ جواباً حیا نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آ گئی کہ میرا فیس کٹ ایسا ہے کہ میں اسکارف میں اچھی نہیں لگوں گی۔ وہ کہہ کر سر جھکائے کام کرنے لگی۔ عائشہ اسی طرح ہاتھ روکے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کس کو؟ ہاں، اس نے ناسمجھی سے سر اٹھا کر عائشہ کو دیکھا۔ تم کس کو اسکارف میں اچھی نہیں لگو گی؟ لوگوں کو۔